जरा सोचिए, एक ऐसे हथियार के बारे में जो संपूर्ण विश्व को भस्म करने में सक्षम हो। ये पंक्ति महाभारत से ली गई है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। प्राचीन कथाओं में वर्णित इन अस्त्रों की असीमित विनाशकारी शक्ति किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या ये केवल कल्पना की उड़ान थी, या फिर किसी ऐसी अत्यधिक उन्नत तकनीक का वर्णन जो हमारी मौजूदा समझ से भी परे है। तो चलिए सबसे पहले इन प्राचीन दिव्य अस्त्रों के पीछे के विज्ञान और उन थ्योरीज को डिकोड करते हैं जो आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मिलती-जुलती लगती हैं। अब ब्रह्मास्त्र का ही उदाहरण ले लीजिए। शोधकर्ता बताते हैं कि ये शब्द ब्रह्मांड से आया है, यानी कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला अस्त्र। रामायण और महाभारत पढ़ने पर पता चलता है कि इन अस्त्रों का असर कितना भयानक होता था, जैसे अचानक समुद्र का सूख जाना और दुनिया का भस्म हो जाना। अगर हम इसको मॉडर्न साइंस के लेंस से देखें, तो एक्सपर्ट्स इसकी सीधी तुलना न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से निकलने वाली असहनीय गर्मी और ऊर्जा से करते हैं। यानी जो असर आज के परमाणु हथियारों का होता है, ठीक वैसा ही असर इन प्राचीन अस्त्रों का बताया गया है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ग्रंथों में दिए गए इन युद्धों के विवरण एक बहुत ही रोचक और थोड़ी डरावनी थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। ये केवल छोटे-मोटे या स्थानीय संघर्ष नहीं थे, बल्कि ग्लोबल स्केल के युद्ध प्रतीत होते हैं। शोधकर्ता एक बड़ा सवाल उठाते हैं। इन युद्धों का इतना बड़ा पैमाना और इतने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल क्या इस बात का संकेत है कि अतीत में वाकई कोई बेहद एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी जो किसी बड़े टकराव के कारण वक्त के साथ नष्ट हो गई? अस्त्रों से आगे बढ़ते हैं एक और सैद्धांतिक चमत्कार की तरफ। भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की कहानियां तो हम सबने सुनी है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च इसे किस नजरिए से देखती है, आइए समझते हैं। मॉडर्न मिलिट्री साइंस में आजकल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी डीईडब्ल्यूज और ऑटोनमस कॉम्बैट यूनिट्स का बड़ा चर्चा है। ये ऐसे एडवांस सिस्टम्स हैं जो लेजर जैसी फोकस्ड एनर्जी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्गदर्शन का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को खुद ट्रैक करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब कोई भी सोच सकता है कि इस आधुनिक परिभाषा का प्राचीन भारत से क्या लेना देना। दरअसल कनेक्शन बहुत गहरा है। रिसर्चर्स ने जब सुदर्शन चक्र की खूबियों को मॉडर्न साइंस के साथ मैप किया, तो नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। एक ऐसा स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम जो अपना रास्ता खुद बदल ले, हाइपरसोनिक गति से चले और अत्यधिक रोशनी और गर्मी के रूप में निर्देशित ऊर्जा यानी डायरेक्टेड एनर्जी का उत्सर्जन करे। इसे एक ऐसे ऑटोनॉमस ऑर्बिटल डिफेंस प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जो बिना थके अपना काम कर सके। पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि चक्र का ये रूप असल में एक बेहद एडवांस्ड एआई गाइडेड एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम की तरह लगता है। सोचकर देखिए, उस युग में एआई जैसा कॉन्सेप्ट। हथियारों और डिफेंस सिस्टम्स के बाद अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, यानी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उड़ान के साधनों, विमानों की। तिरुपति मंदिर के एक खंभे पर कुछ ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं जिन्हें शोधकर्ता थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। उनका प्रस्ताव है कि ये कोई साधारण कलाकृतियां नहीं है, बल्कि इनमें आधुनिक रॉकेट के स्टेज सेपरेशन और एग्जॉस्ट नोजल की झलक मिलती है। नक्काशी के निचले और ऊपरी हिस्से का जिस तरह से अलगाव दिखाया गया है, वो आज की मॉडर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक बैठता है। उसी मंदिर की एक और आकृति के बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट जैसी लगती है जो एक खास उपकरण का उपयोग कर रहा है। ग्रंथों के अनुसार ये मशीन पंजरा शक्ति यानी एक प्राइमरी फोर्स का इस्तेमाल करके पर्यावरण से मुफ्त ऊर्जा प्राप्त करने की प्रणाली को दर्शाती है। ये आइडिया आज के एडवांस सोलर और क्लीन एनर्जी सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट से बहुत हद तक मेल खाता है। और तो और वैमानिक शास्त्र में शब्दाकर्षण यंत्र नाम की एक प्राचीन अकूस्टिक या ध्वनि तकनीक का भी जिक्र है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे 27 मील दूर तक की ध्वनि तरंगों को पकड़ने और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। आज के स्पेस कम्युनिकेशन और अकूस्टिक डिटेक्शन सिस्टम्स बिल्कुल यही तो करते हैं। उस दौर में ऐसी एडवांस्ड साउंड कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना ही अपने आप में कल्पना से परे लगता है। खैर, इन थ्योरीज और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियों से अब आगे बढ़ते हैं। आइए एक ऐसी ठोस भौतिक वास्तविकता का रुख करते हैं जो हमारे सामने आज भी शान से खड़ी है। प्राचीन भारत की धातु कर्म कला यानी मेटलर्जी। दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
लगभग 400 ईस्वी में बना 7000 किलोग्राम का ये लोहे का खंभा सच में एक मेटलर्जिकल वंडर है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इतनी विशाल और इतने शुद्ध लोहे की संरचना बनाना 18वीं शताब्दी तक यूरोप के सबसे काबिल लोहारों की क्षमता से भी बिल्कुल बाहर था। ये हमारे प्राचीन कारीगरों की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अद्भुत सबूत है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि सदियों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद इसमें जंग क्यों नहीं लगता। रिसर्च से पता चला है कि इस खंभे की जंग रोधी क्षमता का मुख्य कारण इसमें मौजूद फास्फोरस का हाई लेवल है। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि कच्चे लोहे को शुद्ध करने की एक विशेष प्रक्रिया का जानबूझकर निकाला गया परिणाम था। तो ये सुरक्षात्मक परत या शील्ड काम कैसे करती है? एकदम सिंपल शब्दों में समझें तो सबसे पहले फास्फोरस युक्त कच्चे लोहे को पिघलाया गया। वक्त के साथ उस पर अमोर्फस डेल्टा FeOH की एक परत बन गई और फिर इसने खुद ब खुद आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट का एक प्रोटेक्टिव कवर बना लिया, जो धातु को हवा और नमी से पूरी तरह सील कर देता है। इस केमिकल रिएक्शन को देखकर साफ समझ आता है कि प्राचीन भारतीय कारीगरों का रासायनिक ज्ञान उस वक्त कितना एडवांस्ड रहा होगा। जब इस स्तंभ के माइक्रोस्ट्रक्चरल मैपिंग और इस पर मौजूद गुप्त ब्राह्मी लिपि के शिलालेख का एक साथ विश्लेषण किया गया, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि इस खंभे को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली फोर्ज करके पहले जमीन पर खड़ा किया गया था और उसके बाद इसके इरेक्शन के बाद इस पर शिलालेख को डाइस्ट्रक किया गया, यानी हथौड़े से ठोक कर उकेरा गया। इतने ठोस लोहे पर बाद में इस तरह का काम करना उनकी एडवांस्ड मेटल शेपिंग तकनीक को ही दर्शाता है। धातुकर्म की बात चल ही रही है तो एक और ऐसी चीज का जिक्र जरूरी है जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। चलिए देखते हैं वुड स्टील की महारत को। वुड स्टील का आविष्कार लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास दक्कन क्षेत्र में हुआ था। इसे एक एडवांस क्रूसिबल प्रोसेस के जरिए बनाया जाता था, जिससे इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया की सबसे मशहूर और धारदार दमिश्क तलवारें इसी वुड स्टील से बनती थीं। मटेरियल साइंस के इतिहास में इसे सचमुच एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। वुड स्टील का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने पर उसमें एक कमाल का अल्ट्रा हाई कार्बन पैटर्न नजर आता है। ये कोई आम लोहा बिल्कुल नहीं है। ये विशिष्ट पैटर्न इस बात का पक्का सबूत है कि प्राचीन लोहारों ने जानबूझकर अत्यधिक उन्नत थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे पूरी तरह समझने में आज के आधुनिक विज्ञान को भी काफी वक्त लग गया। तो इन सारे प्रमाणों और थ्योरीज का ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। स्रोतों में प्रस्तावित इस परिकल्पना पर गौर कीजिए। यदि मानव सभ्यता सच में हर 5000 साल में एक चक्र पूरा करके खुद को रीसेट करती है, तो क्या हमारी आज की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाकई एक नया मुकाम है, या फिर अतीत की किसी भुलाई जा चुकी उन्नत सभ्यता की महज एक पुनरावृत्ति? इतिहास और विज्ञान की इस चक्रीय प्रकृति के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।